Hello everyone, how are you? This is lecture number 3 on the Family Codes Act 1964 के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसके अंदर आज हम सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 बात करता है प्लेस ऑफ सिटिंग्स। प्लेस ऑफ सिटिंग्स कहें या फिर प्लेस ऑफ स्विंग कहें, मतलब प्लेस ऑफ स्विंग। वर्ड स्विंग का मतलब है आपको प्लेस ऑफ स्विंग। स्विंग मीन्स केस दाखिल करना, ठीक है। स्यू करना कि कहाँ पर केस दाखिल होगा। प्लेस ऑफ सिटिंग्स मतलब कहाँ पर ये कोर्ट्स जो है ना वो बैठेगी, वो जज से कहाँ पर फैमिली जज से बैठेंगे, इसके मुतालिक ये सेक्शंस बात करता है। आइए इसकी बेयर रीडिंग कर लें। सब्जेक्ट टू एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, ठीक है। कोई भी जनरल या फिर स्पेशल कोई ऑर्डर हो, उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसका एहतराम करते हुए गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोई भी जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर निकला हमारे पास निकाला गया हो ऑफिशियल गज़ेट में, तो फिर उसको नज़र में रखते हुए एंड हमारे पास क्या है, अ फैमिली कोर्ट शैल होल्ड इट्स सिटिंग्स एट सच प्लेस और प्लेसेस विद इन, ठीक है। तो फिर एक फैमिली कोर्ट जो है वो अपनी सिटिंग होल्ड करेगी, मतलब अपनी जगह जो है रखेगी, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर विद इन सच सिटिंग्स एट सच प्लेस और प्लेसेस, एक जगह या फिर जगहों पर, ठीक है। किसी भी हमारे पास प्लेस या फिर प्लेसेस पर जो है वो अपनी सिटिंग्स करेगी। मतलब पहले मैंने आपको कहा कि जो फैमिली कोर्ट्स जो हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट पर, ईच डिस्ट्रिक्ट पर होंगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैमिली कोर्ट्स होंगी, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो फिर वो हमारे पास एक जगह पर या एक से ज़्यादा जगहों पर जो है फैमिली कोर्ट्स जज बैठ सकते हैं और केस जो है फैमिली मैटर्स से रिलेटेड केस डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लें। विद इन द डिस्ट्रिक्ट और एरिया फॉर विच इट इज एस्टेब्लिश्ड, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो जज बैठेगा जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिस डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट इस्टेब्लिश्ड हुई है, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट हमारा क्या कहा गया यहाँ, विद इन द डिस्ट्रिक्ट और एरिया फॉर विच इट इज इस्टेब्लिश्ड, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए या फिर जिस एरिया के लिए। मैंने आपको कहा कि डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी जो है ना कोर्ट इस्टेब्लिश्ड की जा सकती हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब क्या हुआ, वो अपनी सिटिंग करेंगे, ठीक है, वहाँ पर बैठेंगे। एज में बी स्पेसिफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है स्पेसिफाई करे, डिफाइन करे। यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल है बहुत। मतलब ये बात हो गई प्लेस ऑफ सिटिंग्स, मतलब कहाँ पर केस दाखिल होगा। जो है एक लेडी जो है ऑर्डिनरी केस वहाँ पर दाखिल होता है जहाँ पर लेडी रहती है, जहाँ पर लेडी रिजाइड्स करती है ऑर्डिनरीली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात। उसके बाद चले जाते हैं हम सेक्शन नंबर 7 पर। सेक्शन नंबर 7 बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। वर्ड इंस्टीट्यूशन का आपको पता है क्या है मीनिंग? इंस्टीट्यूशन मीन्स फाइल करना, फाइल ऑफ सूट्स या फिर फाइलिंग ऑफ सूट्स। फाइलिंग ऑफ सूट्स, केस का इंदराज करना, केस का एडमिशन करवाना, केस दाखिल करना, सूट दाखिल करना, ये होता है हमारे पास इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। इसका सब सेक्शन 1 बात करता है। सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 क्या बात करता है? सब सेक्शन 1 बात करता है एवरी सूट बिफोर अ फैमिली कोर्ट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द presentation of a plaint or in such other manner and in such a court as may be prescribed। जैसा कि हम आपने सीपीसी के अंदर पढ़ा था ऑर्डर 4, ठीक है। अंडर ऑर्डर हमारे पास अंडर ऑर्डर 4 में पढ़ा था कि सिविल सूट कैसे फाइल किया जाएगा। सिविल सूट फाइल किया जाएगा विथ द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट। आप क्या कर रहे हैं यहाँ भी क्या है, विथ द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। जब आपकी जो है प्लेंट प्रेजेंट की जाएगी, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, कि आपकी जो प्लेंट जो है ना वो जब आप प्लेंट तैयार करके एक मसूदा बना के कि आप क्या चाहते हैं कोर्ट से, वो सारा कोर्ट में बना के अगर आपने पेजेस पर बना लिए, ठीक है, वो हो जाती है प्लेंट। मतलब मसूदा आपने तैयार कर दिया, वो जाके कोर्ट में आप पेश करेंगे, उसके बाद जो है वो सूट जो है इंस्टीट्यूट हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? या फिर कोई और मैनर और एनी अदर मैनर, एनी अदर मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय
यहाँ पर क्या कहा गया है, प्रिस्क्राइब्ड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, जैसा कि रूल्स ने प्रिस्क्राइब किया हो। सब सेक्शन 7 का सब सेक्शन 2 क्या बात करता है, सब सेक्शन 2 बात करता है द प्लेंट शैल कंटेन ऑल मटेरियल फैक्ट्स, कि जो प्लेंट जो है उसके अंदर टोटल मटेरियल फैक्ट्स होंगे। वर्ड मटेरियल जो है ना उसका मतलब क्या है कि कंसर्न फैक्ट्स, आ रही बात समझे, कंसर्न या फिर हमारे पास मटेरियल फैक्ट्स होंगे, मटेरियल फैक्ट्स। वर्ड मटेरियल्स का मतलब है कि नेसेसरी, या फिर आप कह दें मटेरियल का मतलब क्या है, मतलब आपका जो मवाद है, ठीक है, वो कि आप क्या कहना चाहते हैं कोड से, आप वो पूरा डिटेल बनाएं, इस डिटेल इसके अंदर आप मेंशन कर दें। यहाँ तक बात क्लियर है। फैक्ट्स रिलेटेड टू द डिस्प्यूट, जो आपका डिस्प्यूट है दो पार्टीज के दरमियान, ठीक है, वो मटेरियल फैक्ट्स बताएं आप। यहाँ तक बात क्लियर है। वर्ड मटेरियल्स जिसका मतलब है नेसेसरी चीज़ें, आ रही बस, जिस चीज़ पर मतलब कंसर्न्ड फैक्ट्स, इसको कंसर्न्ड भी कह सकते हैं आप। मैं बार बार इसलिए वर्ड्स दोहरा रहा हूँ कि जो सारी गेम्स जो है बेयर रीडिंग की वो इंस्टीट्यूट्स लैंग्वेज है, ये ला की इंस्टीट्यूट्स लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज आपको, आप समझ रहे होंगे ये कॉमन इंग्लिश है, ये कॉमन इंग्लिश नहीं है। ये आप जब समझेंगे बेयर एक्ट को, ठीक है, जब इसके वर्ड्स आप पढ़ेंगे, इसका सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये इंस्टीट्यूट्स लैंग्वेज है, ये आम इंग्लिश नहीं है, ठीक है। तो ये कंसर्न फैक्ट्स के बारे में कहता है कि जो पार्टी के दरमियान जो तकरार है, डिस्प्यूट है, उसके बारे में टोटल आप डिस्प्यूट लिख लें कि आपके दरमियान क्या मसला क्या है, फसाद की जड़ क्या है, आप जो कोर्ट में आए हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। एंड शैल कंटेन अ शेड्यूल गिविंग द नंबर ऑफ विटनेसेस इंटेंडेड टू बी प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द प्लेंट, और आपने शेड्यूल बनाना है, हमारे पास प्लेंट के साथ एक शेड्यूल देना है, किस चीज़ का, विटनेस का, कि आपके कितने विटनेस होंगे, वो शेड्यूल देना है जिसके बारे में वो हमारे पास डिपोज करेंगे, गवाही देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द विटनेसेस एंड ब्रीफ समरी ऑफ द फैक्ट्स टू विच दे वुड डिपोज्ड, और उसके नाम बताएंगे आप विटनेस के। फॉर एग्जांपल, एक विटनेस है अली, एक विटनेस है हमारे पास अहमद, एक विटनेस है हमारे पास अनुषा, ठीक है, एक विटनेस है आपके पास हमारे पास तकरीबन एक दो विटनेस होता है, ठीक है, या तो उसका फादर होता है, भाई होता है, या फिर कोई भी रिलेटिव, कोई ऐसा शख्स होता है जो हमारे पास होता है, ठीक है। इसकी एड्रेस, वो कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, और एंड ब्रीफ समरी ऑफ द फेयर्स टू विच दे वुड डिपोज, और ब्रीफ समरी होगी, ठीक है, जो विटनेस होंगे उसकी ब्रीफ समरी होगी, ब्रीफ समरी। ब्रीफ वर्ड का मतलब है शॉर्ट एंड कंसाइज, शॉर्ट मतलब प्रिसाइज एंड कंसाइज, प्रिसाइज एंड कंसाइज समरी, कि क्या गवाही देंगे। हालांकि यहाँ पर कोर्ट में जो प्रोसीजर चल रहा है ना, वो जो प्लेंटिफ जो गवाही देती है ना, जो औरत एक गवाही देती है, लड़की, ठीक है, वो सब की सब वही गवाही देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है, हर एक ने अपनी गवाही देनी है, ठीक है, हर एक ने अपनी जो है वो गवाही पेश करनी है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, और ये हमारे पास नोट कर लें। इसके बाद हम सब सेक्शन 3 पर चलते हैं। सब सेक्शन 2 के जो हमारे पास क्या है, सब सेक्शन 2 का जो प्रोविजो है, 7 सब सेक्शन 2 का जो प्रोविजो है उसको देख लेते हैं हम। मतलब आपने सिविल सूट में देखा होगा कि विटनेस की जो है ब्रीफ समरी नहीं दी जाती है, मगर ये फैमिली सूट के अंदर ब्रीफ समरी दी जाती है कि एक विटनेस क्या गवाही देगा, कौन सी गवाही पेश करेगा ये विटनेस। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। उसके बारे में ये बात करता है, ठीक है, कि आपने एक छोटे से एक पेज पर छोटा सा मतलब लिखना है ब्रीफ में कि वो गवाही क्या देना चाहता है, वो अपनी ज़ुबान में क्या कहना चाहता है, वो आप पहले से लिख कर दे दें। आ रही बस समझ में, मतलब समरी एक दे दें, एक स्टेटमेंट दे दें जिसके बारे में वो गवाही देना चाहते हैं। यहाँ पर एक प्रोविजन दिया गया है सब सेक्शन 2 के अंदर, वो क्या है, प्रोवाइडेड दैट पार्टीज में विथ द परमिशन ऑफ द कोर्ट कॉल एनी विटनेस एट एनी लेटर स्टेज इफ द कोर्ट कंसिडर्स सच एविडेंस एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। मगर शर्त ये है कि कोर्ट की इजाज़त के साथ
कोर्ट अगर इजाज़त दे तो फिर पार्टी जो है वो किसी भी विटनेस को कॉल कर सकती है एट लेटर स्टेज विथ परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, जैसा कि एविडेंस एक्सपीडियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, मतलब जो इंसाफ के जहाँ तकाजे पूरे किए जा सके, मुनासिब हो, तो फिर वो हमारे पास है, बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं। सेक्शन 7 का सब सेक्शन 3 क्या बात करता है, आइए देख लेते हैं। इसके अंदर दो बातें बताई गई हैं। वेयर अ प्लेंटिफ स्यूज आर रिलाइज अपन अ डॉक्यूमेंट इन हिज पोजीशन ऑफ पावर, जहाँ पर जो प्लेंटिफ है जिस पर वो सूट दाखिल कर रहा है, ठीक है, या फिर जिस पर वो रिलाइज कर रहा है, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसकी पोजीशन में है, उसके कब्जे में या फिर उसके कंट्रोल में, उसके पावर में, ही शैल प्रोड्यूस इट इन कोर्ट, तो फिर वो कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा। शैल वर्ड लगा गया है, शैल प्रोड्यूस्ड इट इन कोर्ट, तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कोर्ट में पेश करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। प्रोड्यूस इट इन कोर्ट व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड, जब प्लेंट जो है ना आप प्रेजेंट कर रहे हैं सब सेक्शन 1 के तहत, तो फिर आपने सब सेक्शन 3 के तहत, मतलब सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 के तहत आप प्लेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर आप सब सेक्शन 3 के तहत आपने उसके साथ जो है वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस करने हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, डॉक्यूमेंट्स भी आपने प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है डियर्स, लिस्ट, ठीक है, एंटर हमारे पास, एंड शल एट द सेम टाइम डिलीवर द डॉक्यूमेंट आर अ कॉपी देयर ऑफ टू बी फाइल्ड विथ द प्लेंट। ठीक है, और जो हमारे पास है उसके साथ जो है ना, एंड शल एट द सेम टाइम, और उसी वक्त डिलीवर द डॉक्यूमेंट आर अ कॉपी देयर ऑफ टू बी फाइल्ड विथ द प्लेंट, तो फिर ऐसी वो जो है ना कॉपी जो है ना वो प्लेंट के साथ लगाई जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये हो गया सब सेक्शन 1 का, सब सेक्शन 3 का 1, सब सेक्शन 7 का सेक्शन 3, सब सेक्शन 2 क्या बात करता है। ठीक है, क्लास 2 क्या बात, क्लास ये 1 था, ये क्लास 2 है। सेक्शन हमारे पास सब सेक्शन 3 का 2 क्या बात करता, वेयर ही रिलाइज ऑन एनी अदर डॉक्यूमेंट नॉट इन हिज पोजीशन और पावर, मतलब किसी ऐसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो रिलाई कर रहे हैं जो इनके पावर या फिर पोजीशन में नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो उन सूरत में क्या होगा, तो फिर उन सूरत में एज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम। ठीक है, जो कि मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो उनके पोजीशन में, उनके पावर्स में नहीं है, जो कि वो एज एविडेंस अपनी गवाही में जो है, अपनी गवाही को जो है वो सपोर्ट करते हों, ऑफिस के लिए उसकी दावा जो है उसकी सपोर्ट करते हों, उसकी एविडेंस को। ही शैल एंटर सच डॉक्यूमेंट इन अ लिस्ट टू बी अपेंडेड टू द प्लेट, तो फिर वो एक लिस्ट ऐसी देगा ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जो उनकी पोजीशन में नहीं है, उसके पावर में नहीं है, फिर भी वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर अगर रिलाई करना चाहता है, अपने एविडेंस में जो है वो सपोर्ट करना चाहता है, तो फिर ऐसे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। सब सेक्शन 4 पर चले जाते हैं। सेक्शन 7 सब सेक्शन 4 ये क्या बात करता है, ये बात करता है द प्लेट शैल बी अकोम्पनीड बाय एज मैनी डुप्लीकेट कॉपीज देयर ऑफ इंक्लूडिंग द शेड्यूल। ठीक है, मतलब जो प्लेंट बनाई है, जो आपने प्लेंट बनाई है, वो प्लेंट के साथ जो भी आपने प्लेंट बनाई है और प्लेंट के साथ जो शेड्यूल आपने जो दिया है, ठीक है, जो शेड्यूल आपने जो दिया है लिस्ट ऑफ विटनेसेस का या फिर जो भी कॉपीज हैं उसकी जो है हमारे पास क्या होंगी, कॉपीज आपने देनी है। एज मैनी डुप्लीकेट कॉपीज, डुप्लीकेट कॉपीज मतलब जो डुप्लीकेट कॉपीज मतलब फोटो स्टेट, हमारे पास फोटो स्टेट कॉपीज। ठीक है, फोटो स्टेट कॉपीज आपने देनी है, जिसको आप कहते हैं ना अदर साइड कॉपीज, अदर साइड कॉपीज, अदर साइड कॉपीज।
ठीक है। अदर साइड कापीज देते हैं ना, जब हम प्लेंट दाखिल करते हैं, सूट दाखिल करते हैं, तो अगले कहते हैं ना कि हमें हमारी कापी दो, या फिर आप नोटिस करवाते हैं तो फिर उनके साथ वो आप सेंड करवाते हैं, भेज दिया करते हैं। ठीक है। देयर ऑफ इंक्लूड द शेड्यूल एंड द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स से रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 3, और जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है सबसेक्शन 3 में बताए गए हैं, जिन पर वो रिलाई करते हैं, जो उनकी पोजीशन में है, और वो डॉक्यूमेंट जो उनकी पोजीशन में नहीं है, सब के सब डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी आपने जो है उसको देनी है। ठीक है। एज देयर आर डिफेंडर्स इन द सूट फॉर सर्विस अपॉन द डिफेंडर्स, एज देयर आर डिफेंडर्स, जितने भी डिफेंडर्स हो इतनी कॉपी करवा के आपने वो देनी है। बिल्कुल सिंपल है। अगर फिर भी किसी किस्म की किसी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमने सेक्शन डिस्कस किए, सेक्शन नंबर 6 से लेकर सेक्शन नंबर 7 तक। सेक्शन नंबर 6 क्या बात कर रहा था कि केस कहाँ पर दाखिल किया जाएगा। ठीक है। केस वहाँ पर दाखिल किया जाएगा जो है, अगर जो भी कोर्ट्स इस्टेब्लिश्ड हुई है फैमिली कोर्ट्स, वहाँ पर वो जज से बैठेंगे और वहाँ पर डिस्पोज ऑफ होंगे, वहीं पर ही केस जो है वो इंस्टीट्यूट किया जाएगा। सेक्शन 7 क्या बात करता है कि दाखिल केस कहाँ पर होगा, ये जज की बैठने की, कि जज कहाँ बैठेंगे, मतलब कोर्ट कहाँ पर होगी, कोर्ट वहाँ पर होगी जहाँ पर कोर्ट बनाई गई है, वहीं पर ही जज बैठेंगे, जैसा कि गवर्नमेंट मुनासिब समझे। यहाँ तक बात क्लियर है। और 7 क्या बात करता है, 7 ये बात करता है कि सूट कहाँ पर दाखिल होगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कैसे दाखिल किया जाएगा, क्या उसका मवाद होगा। ठीक है। सूट क्या होगा। ठीक है। वही जो आपका सीपीसी के अंदर दिया गया है ना, प्लेंट 7, आर्डर 7 के अंदर के प्लेंट्स क्या होगी, पर्टिकुलर्स क्या होंगे प्लेंट के, जो है हमारे पास सूट कब दाखिल होगा। आर्डर 4 के तहत मैंने आपको बताया कि हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट से जो है सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। अगर फिर भी इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर।